नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे जाति की। हमारी जिंदगी, हमारे समाज, हमारे देश की जो कड़वी हकीकत है, सब कुछ जाति के इर्द गिर्द ही घूमता है। हमारा सामाजिक जीवन, शादी ब्याह, सबसे पहले जाति देखी जाती है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार जातियों के आधार पर बंट जाता है। और हमारी राजनीति, वो तो जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। हर बात पर राष्ट्रपति चुना जाए, प्रधानमंत्री चुना जाए, किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, नए मंत्री बनाए जाएं, गाजे बाजे के साथ ढोल पीटा जाता है कि जी इस जाति का हमने मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना दिया। पर जातीय जनगणना की जब बात आती है, इस देश में सेंसस, जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी और 1931 तक, तब तक हम गुलाम थे, जातीय आधार पर भी जनगणना होती थी। तब बताया गया, पता लगा कि 52% जो देश की आबादी है वो ओबीसी है, यानी कि पिछड़ी जाति है। उसके बाद से आज तक जातीय जनगणना नहीं हुई। आवाजें बहुत उठी। 2011 में जनगणना तो हुई, लेकिन उसे एक नया जामा पहना दिया गया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। और जब आंकड़े भी जारी किए गए 2016 में, तो यह सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, इसके आंकड़े दबा दिए गए। मौजूदा सरकार ने कहा 2018 में, गृह मंत्री थे तब राजनाथ सिंह, कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। लेकिन फिर इसी साल संसद में लिखित जवाब में कहा गया कि जातीय जनगणना नहीं होगी। जनगणना की शुरुआत होने वाली है, पैंडेमिक के चलते, कोरोना काल के चलते वो थोड़ी मुलतवी करनी पड़ी, लेकिन अब साफ कर दिया सरकार ने संसद में लिखित जवाब देकर। तो विपक्षी दल ही नहीं, घटकों ने भी आवाज बुलंद की, और इसमें सबसे मुखर आवाज थी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार में डबल इंजन सरकार है, जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा जातीय जनगणना तो होनी चाहिए। बिहार में बाकायदा विधानसभा ने 2-2 बार यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। यही काम महाराष्ट्र में हुआ, उड़ीसा में हुआ, कर्नाटक में भी जातीय जनगणना करवाई गई थी। प्रधानमंत्री से बाकायदा मुलाकात हुई पिछले महीने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में एक ताजा हलफनामे में सरकार ने साफ कर दिया है कि जातीय आधार पर जनगणना नहीं होगी, क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं है, रायता फैल जाएगा, यह असंभव है, गिनती हो नहीं पाएगी। 2011 के जातीय सर्वे का भी हवाला देते हुए कहा गया कि यह तो बेकार साबित हुआ। लाखों लोगों ने अपनी जातियां दर्ज करवा दी, जबकि केंद्र और राज्य की सूची में कुछ हजार, 4,500 के करीब जातियां ही दर्ज हैं। और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी किया गया, अपील की गई कि जातीय जनगणना पर वो कोई आदेश ना दे। अब इसके पीछे कारण क्या बताए सरकार ने कि 1931 में 4,147 जातियां दर्ज थी और 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में यह बढ़कर 46 लाख हो गई। इतना बड़ा आंकड़ा आ गया, सब डिवीजन हो गई कास्ट की। महाराष्ट्र का ही उदाहरण दिया। महाराष्ट्र में 10 करोड़ 30 लाख लोग, इनमें से 9 करोड़ 13 लाख 4,28,000 जातियों में बटे हुए हैं। 4,28,000 जातियां 9 करोड़ 13 लाख लोगों के लिए, और 1 करोड़ 17 लाख लोगों ने तो अपनी जाति ही नहीं बताई। तो भैया क्या करेंगे? ये तो परेशानी का सबब हो जाएगा। देश में 8 करोड़ 82 लाख लोग
2440 जातियों में बटे हैं, जबकि 54 लाख, महज 54 लाख लोग 4,26,237 जातियों में बटे हुए। 54 लाख लोग 4.25 लाख जातियों में बटे हुए हैं। तो सरकार कह रही है ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। ये वही सरकार है कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, तो बताते हैं कि अब देश में 27 ओबीसी मंत्री हैं। ऐतिहासिक आंकड़ा है। अब विपक्ष को मौका मिला तो आरोप लगाए। मायावती ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इनकार कर देना अति गंभीर, अति चिंतनीय, जो बीजेपी के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश और इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी, यानी कि ओबीसी की बात होगी लेकिन गिनती नहीं की जाएगी। लालू प्रसाद यादव अपने ही अंदाज में उन्होंने हमला साधा। उन्होंने कहा जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार समेत सभी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। अब दरअसल असलियत सामने आ रही है क्या, या चुनावी गोटियां जाति के आधार पर वो सेट की जा रही हैं? विपक्ष कह रहा है गिनती करो, असलियत सामने आएगी, तो वो अपना वोट बैंक साध रहा है। बीजेपी कहती है गिनती से रायता फैलेगा, हम पहले ही इतना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, अब तो राज्यों को फिर से अधिकार दे दिया कि वो जाति आधारित जो रिजर्वेशन है जातियों को चिन्हित करे, जिनको आरक्षण देना चाहती है घटा जोड़ जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। ये अधिकार वैसे राज्य सरकारों के पास 2018 से पहले था, पर अब फिर से वो अधिकार बरकरार रखा गया है। तो ऐसे में कोई मुकेश सहनी, संजय निषाद, कोई राजभर, उनको अपने खेमे में ला लिया जाए, गिनती कराने की जरूरत नहीं, पर यह बताया जाए हमें बड़ी चिंता है। तो ये दोनों तरफ की राजनीति चल रही है। अब तेजस्वी यादव क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। देश भर के 80-90% लोगों का कॉन्शियस है कि वो चाहते हैं जाति जनगणना, और ये नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र के हित में। सब लोगों की गिनती होती है, कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन भाई जो रियल पिक्चर जब तक सामने नहीं आएगा तब तक सही दिशा में काम नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। आंकड़े आने चाहिए, जो साइंटिफिक आंकड़े हैं। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, ओबीसी की नहीं होगी पहचान तो कैसे होगा उत्थान? और जाति की गिनती में छिपी है वोट की सियासत। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल अग्रवाल, इन्हीं के अहम घटक हैं, केंद्र में भी प्रतिनिधित्व है, साझा सरकार चला रहे हैं। बिहार में जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी, बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बद्री नारायण और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो गोपाल बाबू, सवाल बड़ा सीधा है, ओबीसी की पहचान नहीं होगी तो उत्थान कैसे होगा? आपने ऑडियो म्यूट कर रखा है लगता है। नहीं, हाँ अब आ गई आवाज। हाँ, अरे हाँ, देखिए, उत्थान और पहचान यह दोनों एक साथ जोड़ के नहीं देखे जा सकते। सरकार ने, जब आज हमारे प्रवक्ता ने भी बताया कि एक तो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया उसमें टेक्निकल रीज़न आपने भी उनको एन्यूमरेट किया है कि वो टेक्निकल रीज़न है जिसके कारण सरकार अभी
नहीं कर सकती जनगणना, क्योंकि एक तो लेट हो चुके हैं, समय काफी निकल चुका है, दूसरा इससे सॉल्यूशन नहीं होगा, कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ेगी। भारत में जाति का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का एक चलता रहता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट के कारण, और हमारा संविधान ने, निर्माताओं ने यह कहा हुआ है कि जाति को धीरे धीरे हमें जाति की आइडेंटिटीज को कम करना है, खत्म करना है, और वी हैव टू राइज अबव द कास्ट पॉलिटिक्स। तो उसके लिए यह एक तरीके से हिंड्रेंस होगा। दूसरी बात यह है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, या जो अलग अलग जातियां जो मानी जाती है कि वह पिछड़े हैं, उनको सहायता की ज़रूरत है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। वह अगर कर रहे हैं और उसके लिए प्रॉपरली डेटा सरकार शेयर कर रही है, और अलग अलग पार्टीज को भी हम कह रहे हैं कि आप भी इस तरह के काम को करिए। जब हमारे पार्टी में 27 ओबीसी और एसटी और 13 एसटी मिनिस्टर बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए 11 से ऊपर महिलाएं मिनिस्टर बना जाती हैं, तो असली काम तो यही है ना। केवल जनगणना करने से केवल यह होगा, अगर ऐसा होता तो ठीक है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इसके बगैर भी आप पिछड़े जाति को, विभिन्न जातियों के लिए सहायता कर सकते हैं। तो ये बात आपको सरकार में आने के बाद क्यों समझ में आती है? 2010 में गोपीनाथ मुंडे का बयान, नेता प्रतिपक्ष थे लोकसभा में, क्या बोलते हैं, अगर इस उपनेता प्रतिपक्ष, अगर इस बार भी जनगणना में हम ओबीसी की जनगणना नहीं करेंगे तो ओबीसी को सामाजिक न्याय देने के लिए और 10 साल लग जाएंगे, हम उन पर अन्याय करेंगे। 2018 में गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, कहा बाकायदा, पीटीआई ने खबर भी छापी कि हम जातीय जनगणना करेंगे। आज आप कह रहे हैं कि नहीं, मंत्री बना दिए, प्रतिनिधित्व दे दिया, बस इससे काम चला लो। नहीं संदीप जी, देखिए, अभी भी यह इतना बड़ा इश्यू था कि पार्टी में भी काफी इसके ऊपर मंथन हुआ है, और हमारी पार्टी में भी अलग अलग समय पे अलग अलग राय इसमें है। अगर आप डिस्कस करके आज आप एक राय बनाते हैं और आगे चलते हुए परिस्थिति बदलती है, उसके अनुसार आपको समस्याएं और उसके समाधान के रूप में कुछ और रास्ते दिखते हैं, तो आप क्या उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्या? 2010 में गोपीनाथ मुंडे जी हमारे महत्वपूर्ण और बड़े नेता थे, उस वक्त उन्हें लगा, तो आज भी कई लोगों के बयान हमारी पार्टी में, बिहार में आपके बीजेपी विधायक, बिहार में सर्वसम्मति से पास हुआ है ना, यही तो कह रहा हूं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। नहीं संदीप जी, इसीलिए तो देखिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, यह सरकार भी अलग अलग पक्षों पे मानती है, लेकिन अब जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी तो महत्वपूर्ण है, उनको भी तो इनकॉर्पोरेट करना है। आज 2021 की जो जनगणना है, ऑलरेडी उसका पीरियड आगे कोविड के कारण निकल चुका है। अब अगर उसको और डिले करेंगे, फॉर्म छप गए हैं, सब कुछ हो चुका है, फॉर्म में कॉलम तो और जोड़ने की जरूरत है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भारतीय जनता पार्टी और इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस सेक्शंस को हमारी नहीं, ईडब्ल्यूएस में उस चीज में जा ही नहीं रहा हूं, एक जाति का कॉलम ही तो जोड़ने की जरूरत है भाई। जैसे एससी का एक कॉलम है, एक एसटी का कॉलम है, एक जाति का कॉलम आ जाएगा, पता लग जाएगा कितने ओबीसी हैं। नहीं, देखो, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होते तो आपकी बात ठीक है कि केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है तो उसको रिजॉल्व करिए। केवल एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, प्रायोरिटी की भी बात है कि हमारा संविधान सरकार के ऊपर यह जिम्मेदारी डालता है कि आपको सिस्टमैटिकली, धीरे धीरे, यू हैव टू राइज अबव द कास्ट पॉलिटिक्स। राइज अबव द कास्ट पॉलिटिक्स तो जाति के आधार पर ही तो आरक्षण होता है, जिसकी अब आप पैरवी करते हैं। मोहन भागवत ने कुछ और कहा था 2015 में। तो अगर जाति की पहचान नहीं करोगे, आप कहते हैं जाति विहीन समाज होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तो जाति हट जाएगी तो आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए संदीप जी, मैंने जाति विहीन समाज नहीं कहा। हाँ। मैंने कहा राजनीति को जाति से ऊपर उठाना पड़ेगा। जाति तो आप वही तो राजनीति करते हैं, आप ही तो बताते हैं 27 ओबीसी मंत्री हैं हमारे। अरे तो वो डिविजिव पॉलिटिक्स है। जब आपने बताया कि 4 लाख जातियां हैं, इस तरह की जो नीचे अलग अलग पार्टियां, उसमें जातिगत मंडल, आयोग के मंडल के टाइम पे कितनी हिंसा हमने देखी, युवाओं को बरगलाया जाता है। आज भी देखिए, रिजर्वेशन के नाम पे
किस तरह की राजनीति नहीं हो रही है। नहीं, तो देखिए आप- गोपाल बाबू, एक आंकड़ा देता हूं, 1,30,000 सेंट्रल जॉब्स जो ओबीसी के आरक्षण के तहत, उस कोटे के तहत दी गई, और साथ ही साथ आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम्स, एम्स में जो दाखिले होते हैं, दाखिले भी तो होते हैं ना ओबीसी का, आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो देश में 97% नौकरी और दाखिले सिर्फ 25% ओबीसी को मिले हैं। उनमें से भी 24.95%, इन 25% में से 25% सिर्फ 10 ओबीसी जाति को गए हैं। 983 ओबीसी जाति जो हैं, यानी कि 37%, 4,000 4,500 जो जातियां अभी दर्ज हैं ओबीसी में, उनका सरकारी नौकरियों में और दाखिलों में 0 रिप्रेजेंटेशन। इन जातियों के किसी भी सदस्य का कोई दाखिला नहीं हुआ, ना केंद्र में नौकरी मिली। और 994 जो जातियां हैं उनको 2.68% दाखिले और नौकरी मिली। तो इसीलिए तो पहचान जरूरी है, ऊपर वाले ही मलाई काट रहे हैं। नहीं, देखिए पहचान से क्या होगा, रिजर्वेशन तो आज भी है ना। अगर फेयर रिप्रेजेंटेशन की केवल बात करें, देखिए रिजर्वेशन इस देश में जो पिछड़ा, बैकवर्ड और जाति के रूप में, आर्थिक रूप में, उनको आगे लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज की आवश्यकता है। लेकिन केवल जाति में नहीं, ये केवल नौकरियों में रिजर्वेशन हो जाए, केवल वह सोल्यूशन नहीं है, वह एक महत्वपूर्ण सोल्यूशन है। लेकिन सबसे पहले अगर देश में हर चीज कानून से अगर हो रही होती तो फिर तो कब से 70 साल से देश में रिजर्वेशन है और क्यों नहीं हुआ। इसकी समस्याओं को भी ध्यान रखना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टीज इस बात के लिए इंसिस्ट कर रही हैं कि आप ओबीसी का आरक्षण तो मंडल के बाद शुरू हुआ ना, मंडल के तो आप खिलाफ हाँ, थे, बिल्कुल कमंडल तो लेकर अभी निकले तो थे। जब हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज 65 साल इस देश में सत्ता में रहे, उन लोगों ने ओबीसी को तो कॉन्स्टिट्यूशनल मंत्री बना देंगे, लेकिन दाखिले और नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। पर केसी त्यागी साहब, रायता फैलेगा। अब 54 लाख लोग 4,26,237 जातियों में बटे हैं, तो जातीय जनगणना करने से भी क्या निकलेगा? देखिए संदीप जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं अपने मित्र पार्टी के प्रवक्ता साथी से भी कहना चाहता हूं कि आरक्षण की नीति जात पर आधारित संविधान ने भी मानी है और कानून ने भी मानी है। मंडल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले से मान्यता दी गई है, तो संविधान में, कानून में मान्यता मिल गई और आरक्षण की नीति इसी पर लागू है। अच्छा, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं संदीप जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे पास आरटीआई की एक रिपोर्ट है गोपाल जी, और मैं बिटर बिल्कुल नहीं होना चाहता। मैंने 1990 का जो बिटरनेस थी सोसाइटी को एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट झेला, चुके मैं जनता दल में था और जनता दल ने ही, मेरे मित्र भी बैठे, सुशील भदौरिया भी हम साथ थे, रोज हमारा घेरा होता तो जी जनता दल के एमपी थे, गालियां दी जाती थी वगैरह वगैरह, उसका जिक्र नहीं करना चाहता। तो लिखा इसने, देयर वाज नॉट इवन ए सिंगल प्रोफेसर, संदीप जी, एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंटेड अंडर द ओबीसी कोटा इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हाँ, 40 यूनिवर्सिटी में एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी से नहीं है। उसमें एक भी अच्छा, ये बताता है कि 95% ऑफिसर प्रोफेसर्स, 92% एसोसिएट प्रोफेसर्स, दे वर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। और जो चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी थे उसका पूरा कोटा एससी एसटी से पूरा हो गया। मैं बगैर दुर्भावना के, बगैर बिटर हुए मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने बड़ा काम किया जो नीट में 27% का आरक्षण किया। जिस दिन अडवाणी जी और खुराना जी एम्स में गए हैं तो एम्स के डॉक्टर ने ही सबसे ज्यादा घेराव किया था कि हमारे यहां क्यों आप मेरिट खत्म कर रहे हो। भाई, जिन लोगों के पास मेरिट सदियों से चली आ रही है, डॉक्टर लोहिया कह रहे हैं, अंबेडकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, तो जो नए लोग हैं
हाशिए पे जो लोग गए हुए लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों को विशेष अवसर का सिद्धांत अगर नहीं दोगे तो समाज में समानता नहीं गोपाल जी, विषमता भी फैलेगी और कटता भी फैलेगी। सिर्फ गोपाल जी से सवाल क्यों पूछ रहे हो? केसी त्यागी साहब, सरकार से भी एक मिनट सरकार से भी सवाल पूछोगे? सरकार ने मना कर दिया। नीतीश कुमार बाकायदा प्रधानमंत्री से मिले थे, बातचीत भी हुई, सर्वसम्मति से 2 बार आपने प्रस्ताव पारित किया है, अनसुनी कर दी सरकार ने आपकी बात। अब क्या करोगे? संदीप जी इसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक जम्मू की 2 पार्टी पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने अकाली दल के फैक्शंस हैं, जितने लोक दल के फैक्शंस हैं, जितने जनता दल के फैक्शंस हैं, सारे तरह के कम्युनिस्ट, डीएमके अन्ना डीएमके, एनसीपी शिवसेना, वाईएसआर टीआरएस टीडीपी, कांग्रेस और एक बड़ा हिस्सा बीजेपी का, वो कह चुके हैं कि जातिगत जनगणना सरकार ने तो मना कर दिया ना। कहते रहिए, जो पार्लियामेंट कहते रहिए, सरकार ने मना कर दिया, आप क्या करेंगे? सरकार ने साफ मना कर दिया, करेंगे। चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं आप? अपना रुख साफ कीजिए। मेरा सीधा सवाल ये, आपका रुख क्या होगा? सबसे बड़ा नुकसान नहीं, मैं आपकी विद्वता से तंग हूं। जो आपकी विद्वता है वो हमारे बहस में आड़े आती है कई बार। जो पार्लियामेंट्री, मैं उसका बता रहा हूं, जो कैसे इस मांग को बहुत दिनों तक रोके रखना मंडल के लिए नहीं हुआ था। 52 से मांग उठ रही थी, फिर काका कालेरकर बना, उसकी रिकमेंडेशन कूड़ेदान में फेंक दी गई, फिर चरण सिंह के, कर्पूरी ठाकुर के सोशलिस्ट मूवमेंट के इमरजेंसी के बाद, एंड ऑफ कोर्स अंबेडकराइट आल्सो। 77 की जो सरकार थी, मुरारजी भाई चौधरी, चरण सिंह सोशलिस्ट होगी, उसने मंडल कमीशन। तो पिछड़ों की जो आवाज बनते हैं, सरकार ने साफ मना कर दिया, आप मान जाएंगे सरकार ने जो कहा वही सही? मेरा सवाल यही है ना, मैं राजनीतिक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। सर्वसम्मति से पास कर दिया, अब क्या कर्नाटक वाला मॉडल फॉलो करोगे? 2013-14 में उन्होंने भी जातीय जनगणना कराई, पर उससे काम नहीं बनता है ना। केंद्र और राज्य सरकारें सेम पेज पर नहीं होंगी तो कुछ नहीं होगा। देखिए, इस मंत्रालय का जो दिया गया वक्तव्य वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन्होंने जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है एनडीए की सरकार ने। कई लोगों को शिकायत होती है कि जो पिछड़ों में अति पिछड़े उनको न्याय नहीं मिलता, उसी का आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे पास उसकी जो रिपोर्ट है वो भी मेरे पास है, जिसमें उन्होंने अति पिछड़ी जातियों का जिक्र किया है। तो वो तैयार है, उसको आप रिलीज करा दिए जस्टिस रोहिणी को, वो तो तैयार है। नहीं, उसी रिपोर्ट में से मैंने बताया ये 1,30,000 जो नौकरियां हैं, साल के उसके आंकड़े अमृत महोत्सव में ये रोहिणी आयोग के ही आंकड़े हैं। जी 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 जी। तो जस्टिस रोहिणी, अब तीसरा और आखिरी में कहना चाहता हूं कि इसमें बीजेपी का जो मोर्चा है वो कैंपेन चला रहा, मोदी समर्थन सम्मेलन बैकवर्ड कास्ट को लेकर के। बहुत सही कहा आपने, 35% इतने पिछड़े मंत्रिमंडल में कभी नहीं हुए जितने मोदी जी ने किए, उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ओबीसी जो जनगणना है, इसमें किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? ये सरकार को दिक्कत है ना, तो आप क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे, चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं। सरकार की मान जाएंगे कि बिहार में सरकार चलानी है? पिछड़ों की आवाज भी बनेंगे, लेकिन मान जाएंगे सरकार ने जो हलफनामा दिया? देखिए, सरकार तो हमारी सुन लीजिए। संदीप जी, आपको समाजवादियों का अतीत मालूम नहीं है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1978 जनता पार्टी की सरकार थी, कर्पूरी ठाकुर ने लात मारी, आरक्षण जारी करा दिया पिछड़ों का। अपनी पार्टी की सरकार, वीपी सिंह तो आपकी सरकार को लात मार देंगे? उसमें आप ये कह रहे हैं क्या? हमने लात मारी, जनता दल के लोगों ने हमारी सरकार गिरा दी। बिल्कुल लात नहीं मारेंगे, लेकिन ये हमारे चिंतन का कोर इशू है। हम इसको लेकर के निरंतर अपनी बात कहते रहेंगे। और हमारा ये मानना है कि देश के अधिकांश पॉलिटिकल पार्टी, देश के अधिकांश सोशल जो आउटफिट है, वो सब हम लोगों के साथ। सुधींद्र भदौरिया, जातीय जनगणना नहीं होगी, इसमें वोट की सियासत ये
जाति की गिनती में वोटों की गिनती का खेल छिपा हुआ है क्या? बीजेपी कह रही है हम नैरेटिव सेट करके कि जी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, देखो हम अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए बहुत संजीदा हैं, और आप लोग कह रहे हैं नहीं गिनती कराओ। आप अपनी संजीदगी दिखा रहे हैं, खेल ये हो रहा है पर निकल कुछ नहीं रहा है। देखिए, मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनका शुरू में बात मैंने उनकी सुनी और उन्होंने कहा उत्थान और पहचान, जैसे ये आपस में कोई परस्पर विरोधी विचार हैं। अगर इनको पूरा इतिहास का ठीक से ज्ञान होता तो स्वामी पेरियार नायकर से लेके परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक और उसके बाद तक, अभी हमारे त्यागी जी ने कुछ नाम गिनाए हैं, उन सब लोगों ने बड़े संघर्ष, और ये एक पूरे 100 वर्ष का संघर्ष है जिसमें आरक्षण मिला, जिसमें जैसे मान्यवर काशीराम जी ने तो यहां तक कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो ये एक लंबी यात्रा है, पर इस लंबी यात्रा में तमाम अवरोधक भी हैं। आप देख लीजिए, ये दक्षिण से शुरू हुआ स्वामी पेरियार नायकर का अभियान जस्टिस पार्टी को बनाकर, तो ये राजनीति और समाज में परिवर्तन आए, बदलाव आए, कोई आपस में परस्पर विरोधी भावनाएं नहीं है। राजनीति होती किस चीज के लिए है? राजनीति इसी के लिए होती है कि हक दिलाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल का नारा तो लगा सकते हैं, पर मंडल आयोग के जरिए अगर समता मूलक समाज बने तो उसका इनको दर्द होता है, और ये दर्द अब फिर दिख रहा है क्योंकि इन लोगों ने उस समय भी हिस्सा नहीं लिया। और त्यागी जी सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने उसका कस के विरोध किया, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो सरकार से समर्थन वापस हुआ उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण कमंडल कम था, मंडल ज्यादा था, और इसी नहीं तो वापस एक चीज बताइए ना मुझे सुधींद्र भदौरिया, अब रास्ता क्या निकलेगा? 3 साल बाद फिर से राज्यों का अधिकार तो बहाल हो गया कि भाई वो किस जाति को जोड़ना घटाना है आरक्षण में वो कर सकते हैं, लेकिन जब जाति की पहचान नहीं होगी और अगर ऐसा रायता फैला हुआ है कि 4-4 लाख 5-5 लाख या जातियों का पूरा अखिल भारतीय स्तर पर अब 46 लाख जातियां हो गई, जो 4147 थी अब उसे हम गिन नहीं पाएंगे, तो रास्ता क्या निकलेगा? राज्य सरकारें भी वो जोड़ घटा कैसे करेंगी? अगर केंद्र नहीं कर सकता तो राज्य कैसे करेंगे? देखिए, अगर मंशा साफ हो, हिस्सेदारी देने की इच्छा हो, तो मंडल आयोग भी जब बनाया गया तो उस समय भी कई कमीशन बने थे और सब पहचान भी हो गई और सब कुछ हो गया। पर अब तो हम ये देख रहे हैं तमाम पिछड़े वर्गों का ये सब होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी जो तमाम तरह के वादे करती है, उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए, कहने को तो हम मंत्री, ये देखिए सिंबलिज्म से काम नहीं चलेगा कि हमने कुछ लोगों को बैठा दिया, हमने ये कर दिया। पर पिछड़ी जाति के लोग जा रहे हैं ना बीजेपी में, आज संजय निषाद भी चले गए। नहीं, महामहिम राष्ट्रपति को बना दिया। इन सब चीजों से नहीं होगा जब तक जमीन पर जो असली संख्या है जिन लोगों की, उनकी भागीदारी नहीं होगी, समता मूलक समाज नहीं बनेगा। और मैं आपको एक और मैं बतला दूं, ये जो क्रांतिकारी चेतना है जो जागृत हो चुकी है अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी और समता मूलक समाज को बनाने की, उसमें मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं जिस पद पर वो बैठे हैं। किसी में दम नहीं है, मैं आपको इस बात को कह दूं, किसी में दम नहीं है। जो पेरियार साहब के समय से यात्रा शुरू हुई और परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में इसको शामिल करवा दिया, ये क्रांतिकारी चेतना सब चीजों को ध्वस्त करके इस समता मूलक समाज बनाकर रहेगी। मैं पूरे दावे के साथ ये समता मूलक समाज बनेगा या और ज्यादा दोफाड़ हो जाएगा? जातियों में आप इस तरह से जनगणना करेंगे मृत्युंजय तिवारी, और उस पर आप आमादा हैं, तो जाति और मजबूत होगी। जाति तोड़ने की बात वो तो राम मनोहर लोहिया भी किया करते थे, आपके आइडियोलॉग थे। जाति टूटेगी थोड़ा और मजबूत हो जाएगी। जाति से बजाय असल में गरीब कौन है
एक इकोनॉमिक सेंसस हो जाए। गरीब तो सवर्णों में भी हैं, पिछड़ों में भी हैं, दलितों में भी हैं, उनकी पहचान ज्यादा जरूरी है, जाति की पहचान ज्यादा जरूरी है? देखिए संदीप जी, जो बात आप कह रहे हैं हम आपके बात से बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन जाति आज एक सामाजिक सच्चाई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अगर जाति जनगणना होती है जाति आधारित, तो इसमें सब लोगों की भलाई है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी आज ट्वीट करके कहा, अगर हम आज स्वर्ण समाज से आते हैं तो हमारी कितनी संख्या है, ये अगर हमें पता चल जाएगा, इसमें परेशानी कहाँ है? आखिर केंद्र सरकार इससे क्यों भाग रही है? आदरणीय नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ, सभी लोग गए नीतीश जी के नेतृत्व में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, बाकी सारे लोग सभी दलों के गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आश्वासन भी मिला। लेकिन जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट कर दिया, ये तो हो गया कि अब ये जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है केंद्र की सरकार, ये स्पष्ट है। हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। और आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी नहीं, लड़ाई जारी कैसे रहेगी? ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? अंदर सेंसस जब शुरू हो जाएगा, शुरुआत कर रही है सरकार, वैसे ही विलंब हो चुका है मृत्युंजय तिवारी। अगर वो आंकड़ा ही दर्ज नहीं होगा तो लड़ाई के मायने क्या? वो तो 10 साल के लिए मुलतवी हो गई। लड़ाई तो लोकतंत्र में संदीप जी बहुत सारे हथियार राजनीतिक दलों के पास होते हैं, जिसके माध्यम से हम सड़कों पर उतरेंगे। हम एनडीए के उन सांसदों का, उन नेताओं का बहिष्कार लोग करेंगे। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी कहा है कि ये तो जिस तरह से, चूंकि बीजेपी के अंदर भी एक राय है नेताओं में कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। आपने इसका जिक्र भी किया, राजनाथ सिंह जी का, गोपीनाथ मुंडे जी का। और आज भी सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल गया, उसमें बिहार से बीजेपी के भी नेता थे, माननीय मंत्री थे। बिहार में भी इस मामले में बीजेपी दो फाड़ हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमें ये बात समझ में गले के नीचे नहीं उतर रही है कि आखिर केंद्र की सरकार इससे क्यों भाग रही है। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। कारण समझ में नहीं आ रहा सुकेश, कारण क्या है? सब कह रहे हैं, ओबीसी की बात सब कर रहे हैं, पर जब गिनती की बात आती है तो वोटों की गिनती का खेल, दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स हैं कि हम ले आए कुछ नेता तो उससे हो गया हम ओबीसी की बड़ी परवाह करते हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं भैया पहले गिनती कराओ, तभी सही मायने में कल्याण होगा। देखिए संदीप, ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि नहीं, इस पे तो एक डिबेट हो सकती है। हाँ, उसका एक टॉकिंग पॉइंट आपने दिया कि आप इकोनॉमिक आधार पे तय कर लो, उसमें अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, अति पिछड़े भी होंगे, सवर्ण भी होंगे, उसके आधार पे तय कर लीजिए, हर जगह रिजर्वेशन हो जाए। ये एक टॉकिंग पॉइंट है। तो नेशनल इंटरेस्ट में है कि नहीं, इस पे तो डिबेट हो सकती है। ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट में तो 100% है। हाँ, इस पे डिबेट की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बता दूं कैसे नहीं है, ये क्यों हो रही है। हमारे इस पैनल में आपने बीजेपी को सुनवाया, सरकार इस राय की नहीं है, बीजेपी भी इस राय की नहीं है। दूसरी नेशनल पार्टी कांग्रेस अनरिप्रेजेंटेड, कांग्रेस नहीं है, वो अपनी राय ही जाहिर नहीं करना चाहती है। देखिए कोई भी नेशनल पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस जो दो प्रमुख नेशनल पार्टीज हैं, वो इसके हक में नहीं होंगी। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जिन्होंने मूलतः वो कांग्रेस का जो एक वोट बैंक, कांग्रेस शुरुआती दिनों में आप पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा देख लें तो कांग्रेस पार्टी थी, थोड़ी बहुत लेफ्ट थी, जनसंघ खड़ा हो रहा था, कांग्रेस सबकी पार्टी थी, वो इनफैक्ट राइटिस्ट
अप्रोच वाली पार्टी थी। धीरे धीरे कार्व आउट करके लोगों ने उसमें से समाजवादियों ने अपना एक धड़ा बनाया, बाकी दूसरे दलों ने अपना बनाया, उससे टूट टूट के अलग अलग पार्टी। हाँ, समाजवाद निकला और रीजनल उसमें से फिर, आइडेंटिफिकेशन, एक रीजनल आइडेंटिफिकेशन हुआ और एक वोट बैंक कार्व आउट करके इन पार्टियों ने अपने अपने लिए बना लिया। उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये मैसेज देना जरूरी है, ये नहीं हो पाएगा जिस तरीके से केंद्र सरकार का रुख है, ये होगा नहीं। लेकिन ये आखिरी दम तक, चाहे वो केसी त्यागी हो, चाहे वो मृत्युंजय तिवारी हो, चाहे वो भदौरिया साहब हो, ये आखिरी दम तक ये कहेंगे और लड़ते हुए दिखना चाहेंगे, ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक सीधा सीधा संदेश जाए कि वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी दरअसल एक हिंदू आइडेंटिटी को लेकर चलती है, वो इसमें डिवीजन नहीं चाहती कि जातियों में बट गए तो और आंकड़ा सामने आ गया, फिर उस पर चर्चा होगी कि जी निषाद की बात कर रहे हो, राजभरों की बात कर रहे हो, महिलाओं की बात कर रहे हो, पर इनको मिला क्या उत्तर प्रदेश 75 साल में? उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको अनुप्रिया पटेल को साथ लेना पड़ा, इसलिए मंत्री बनाना पड़ा। आपने बाकी लोगों को साथ में लिया, उनको मंत्री बनाया। आज आप निषाद से समझौता कर रहे हो। ये मजबूरी का गठबंधन है, ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। ये 27 हमने ओबीसी बना दिए और उनको शोकेस करके दिखाना, ये मजबूरी है। पर वो किस जातीय समुदाय से आते हैं और उनकी दरअसल हकीकत क्या है, सूरत हाल क्या है, वहां वो नहीं बताया जाएगा। वो बीजेपी देखिए बहुत क्लेवरली उनके मूल में जाइए आप, तो आपको ये पता लगेगा कि दरअसल वो इस पूरे चंक को एक हिंदू चंक के तौर पे देखना चाहते हैं। वो इसमें डिवीजन नहीं चाहते। हिंदू हो आप। हाँ। ये दरअसल उनका मूल मंत्र है। ये पॉलिटिकल कंपल्सन है, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसको कहते हैं ना, जिसकी वजह से आप ये सब कुछ देख रहे हैं। तो जो रीजनल पार्टियां हैं उनके ये हक में है, क्योंकि वो उनके तो मतलब आप ये कह रहे हैं सरकार गिनना चाहे कि जी 46 लाख जातियां आ गई, जी रायता फैल जाएगा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सबको गिन लेते हैं। मैं दोबारा कहूं कि अगर ये सरकार और बीजेपी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में होता तो ये काम होता। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसलिए हमने अपना सवाल ही रखा है कि अगर पहचान नहीं होगी तो उत्थान कैसे होगा। और सही बात है, मैं आंकड़ों में जाना नहीं चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर कितने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर कितने हैं, बहुत लोग और ऊपर की ही जातियां सारी मलाई काट रही हैं, क्योंकि बाकियों की इन्यूमरेशन सही तरीके से दर्ज नहीं की गई है। हाँ। तो ये एक कन्वीनियंट आर्गुमेंट है जिसको लेके आप डेली डैलिंग टैक्टिक्स कर सकते हो। दरअसल मूल में ये भावना है कि ये करने से दिक्कत होगी, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन होगा और ये हमारे पॉलिटिकल हित में नहीं होगा। प्रोफेसर बद्री नारायण, पॉलिटिकल कन्वीनियंस देखी जा रही है या ओबीसी का भला है राजनीतिक दलों के मन में? देखिए संदीप जी जो बात चल रही है उसमें जो मुख्य आर्गुमेंट है कि जातीय जनगणना का मुख्य क्या है, जाति का नंबर। और नंबर कई बार इंपावरिंग होता है मार्जिनल कम्युनिटी के लिए, कई बार ऑप्रेसिव हो जाता है। यानी ऑप्रेसिव इसलिए हो जाता है कि इसी नंबर की शक्ति के कारण इन्हीं दलित और मार्जिनल कम्युनिटी ओबीसीज में कुछ जातीय समूहों का आधिपत्य है और वो सामाजिक न्याय की राजनीति में भी उनका आधिपत्य है। तो वो सारी वॉइस वहां पर सेंटर्ड हो जाता है। तो ये एक तरह से ये जो पूरा जो एक विमर्श है वो एक तरह से उनके द्वारा और उनके लाभ में केंद्रित होगा है और होगा, क्योंकि जो में छोटी जातियां हैं, यानी जो अभी कहा अंबेडकर जी ने क्या कहा था, जाति का उन्मूलन, वो आज कोई बात नहीं कर रहा है। सब कह रहे जाति एक सच्चाई है। अरे भाई जाति के उन्मूलन की बात की थी तो बाद में कांशीराम ने कहा कि जाति नहीं खत्म हो सकता, जाति से जाति को काटेंगे। उसके बाद तो कहाँ पहुंचे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में लगा कि जिसकी संख्या भारी है उसको तो मिल गया, जिसकी संख्या भारी नहीं है जनतंत्र में उसको उसके लिए कौन सोचेगा। ओबीसीज में, दलितों तो कौन सोचेगा? छोटी संख्या नहीं होगी, जो छोटी जातियां हैं उनको नहीं, उनकी सुनवाई कहां होगी? हाँ, और अगर नंबर महत्वपूर्ण है तो जनतांत्रिक नैतिकता का ये प्रश्न है कि उनके बारे में कौन सोचेगा। और उसके बाद जो ये बार बार बात हो रही है संदीप जी कि ये जो पूरा ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ओबीसी क्लास है एक तरह का, और कास्ट ना हो के क्लास भी इसमें है। बहुत सारी जातियां
वो सब हम सब जानते हैं, एक राज्य में कुछ है, दूसरे राज्य में कुछ है, ऑर्फन हैं, डेस्टिट्यूट हैं, इसमें क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारा, इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ओबीसी की पूरी संरचना, एससी एसटी की तरह क्लियर नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज बताइए प्रोफेसर बद्री नारायण, सरकार डिजिटल इंडिया हो गया जी, उज्ज्वला स्कीम में इतने सिलेंडर दे दिए, हमने एक दिन में इतना वैक्सीनेशन, इतना टीकाकरण कर दिया, सीए कानून को भाई बाद में एनआरसी बनाएंगे तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स होगा। जब हर चीज के हम आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं तो पिछड़ी जाति के क्यों नहीं? उस अकेले में रायता फैलेगा, बाकी चीजों में नहीं। संदीप जी, जो आपने बात कही थी, मुझे लगता है आप अपनी ही बात से हट भी रहे हैं। हालांकि एंकर का काम भी होता है वो करना कि इकोनॉमिक सेंसस क्यों नहीं, वो तो है, मैं तो पर ये पूछ रहा हूं, आंकड़े तो दर्ज कराए जा सकते हैं ना, हो रहे हैं हर चीज में। देखिए, आंकड़े बहुत विचित्र चीज है संदीप जी। इन्हीं आंकड़ों ने, यानी जब अंग्रेजों के समय जब ये कास्ट सेंसस हुआ था, तो उस समय इन्होंने जो ये हमारी जाति व्यवस्था थी भारतीय समाज में, पहले काफी फ्लेक्सिबल थी, उसके बाद बहुत फिक्स हो गई उसी जातीय जनगणना के कारण। क्योंकि एक बार अगर दर्ज हो गया कि आप किस जाति में हैं, रिकॉर्डेड हो गया, तो आप जाति चेंज नहीं हो सकती आपकी, चाहे शक्तिवान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले शक्तिवान होकर बहुत सारी समूहों ने अपनी जाति मोबिलिटी प्राप्त करी, तो वो ये जातीय जनगणना तो ये पॉलिटिकल हिपोक्रेसी भी है क्या? अगर बीजेपी ये मानती है कि भाई हम जाति उन्मूलन करना चाहते हैं, इसे खत्म करना चाहते हैं धीरे धीरे, तो सामने आइए ना, पर पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है क्या? तो छिप छिप कर काम हो रहे हैं। देखिए बीजेपी अभी जो सरकार का जो पोजीशन है वो बहुत साफ संवैधानिक जो हमारी सिचुएशन है, और देश में एक जातीय समन्वय और समरसता को ध्यान में रखे। यहाँ दो आर्गुमेंट है। एक आर्गुमेंट है कि जातीय जनगणना से समरसता बढ़ेगी, जबकि हमारा मानना है कि जातीय जनगणना यानी जाति कभी भी समरसता नहीं बढ़ा सकती। इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था कि कास्ट सिस्टम एक इनग्रेडेड इनइक्वालिटी है, हर एक दूसरा अपने लिए ठीक है। पैदा करता तो गोपाल बाबू, तो मतलब साफ क्यों नहीं कह देते? आपकी सरकार है, आप लोगों को समझा भी देते हैं, नोटबंदी समझाई, जीएसटी समझाया कि हम जाति धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं, तो ये जातीय जनगणना के चक्करों में क्यों फंस रहे हो? या तो ये क्लैरिफाई कर दिया जाए। एक तरफ बताते हैं हम कितने संवेदनशील हैं पिछड़ी जाति को लेकर, हाशिए पर पड़े समाज को लेकर, गिनती तो समस्या नहीं हो सकती ना, गिनती तो हर चीज की कर लेती है सरकार, जिस चीज की करना चाहते हैं वो गिनती तो होती है ना। संदीप जी, अभी त्यागी साहब ने आपके बारे में कहा आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप ये जो लॉजिकल फैलेसी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ना, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, आप इस बात से पहले यह बात कह रहे हो कि जातीय मतगणना भाजपा और सब मानते हैं कि उससे देश में का भला होगा उन जातियों का, और केवल टेक्निकल रीजन और पॉलिटिकल रीजन से भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं करवा रही। यह गलत है, आपका ये लॉजिक गलत है। मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं जैसे अभी बद्री नारायण जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि जाति अपने आप में अगर ज्यादा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होगी तो वह देश का, समाज का विघटन के तरफ बढ़ेगा। अरे लेकिन तो आप देश को विघटन की तरफ बढ़ा रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री अपनी जाति बताते हैं, राष्ट्रपति की आप जाति बताते हैं, 27 मंत्री ओबीसी हैं, जाति बताकर करते हैं ना। नहीं, सुनो तो सही, मेरी बात तो पूरी होने दो। जब आपने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, मैं ये कह रहा हूं हम रिजर्वेशन के सपोर्ट में हैं, लेकिन जाति मतगणना इस वक्त टेक्निकल रीजंस के अलावा कन्विंसिंगली समाज के लिए विघटन का कारण होगी। इसलिए हम कह रहे हैं, आपने लॉजिकल फैलेसी की बात की, थोड़ा सा वक्त कम है। केसी त्यागी साहब, जो मेरे सवाल में जो बात थी उसे लॉजिकल फैलेसी कहा गोपाल बाबू ने, तो ये लॉजिकल फैलेसी नहीं है क्या कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं पर जातियों की गिनती नहीं कराएंगे? नहीं संदीप जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बद्री नारायण जी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया आरक्षण का होना चाहिए, फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जातीय आधार क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया? उनका वक्तव्य तो डॉक्टर अंबेडकर की मूल धारणा के विरुद्ध है। जिन्होंने एससी एसटी का जो आरक्षण का प्रावधान कराया था डॉक्टर अंबेडकर ने, उसका आधार तो कास्ट था, नंबर 1।
नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। आप भी उसमें अपना तर्क दे रहे हो कि आर्थिक आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसा है संदीप बाबू, एक है तन की भूख और एक है मन की भूख। तो तन की भूख तो हो जाती है पूरी, लेकिन जो सामाजिक सम्मान की जो मन की भूख है वो पूरी नहीं होती है। इसलिए चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे लोहिया हों, और चाहे मेरे नेता चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर हों। चौधरी चरण सिंह ने लिखा था अपनी एक किताब में, जातिवादी कौन। 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी पंडितों की सभा में जाया करते थे, और चौधरी चरण सिंह अपने जीवन काल में एक बार भी जाटों की सभा में नहीं गए। लेकिन वो जातिवादी हैं और वो सर्व धर्म सर्व जातीय वर्गों के नेता हैं। ये है असलियत, ये है असलियत। सुकेश, तन की मन की भूख जो केसी त्यागी कह रहे हैं, कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा, ये पिछड़ी जाति की तन की मन की भूख मिटाई जा रही है या राजनीतिक दल अपने तन की मन की भूख पूरा कर रहे हैं? नहीं, उनके लिए वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। हाँ, जो ऐसे वर्ग हैं जो जिसका आंकड़े से आपने जिसको पुष्ट किया कि वो है ओबीसी में लेकिन रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं है, उनका सामने आना उनको संबल देगा, उनको ताकत देगा, उनको रिप्रेजेंटेशन देगा। उनके लिए तो वो सिंबॉलिक ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भी मानता हूं, मंत्री बन गए, प्रोफेसर कोई नहीं बन रहा, ये एसोसिएट प्रोफेसर कोई नहीं बन रहा, दाखिला एनआईटी में, एम्स में, आईआईटी में वहां दाखिला नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, पर मंत्री बना दिए। संदीप, मंत्री भी क्यों बन गए? हाँ, वो भी सिंबॉलिक है। हाँ, मंत्री बना के वो जैसे हम कहते हैं, और जिसके मूल तौर पे हिमायती है बीजेपी, दरअसल वो आरक्षण को भी जो बार बार जो बयान आता है आरएसएस की तरफ से, और जो कहा जाता है कि ये मोटे तौर पे सोच है कि उसको रिविजिट करना चाहिए, दरअसल मंत्री बना के भी एक सिंबॉलिक जेस्चर ही है वो। आप उनको फिर तो आप क्राइटेरिया कुछ और बनाइए ना कि जो सबसे एफिशिएंट है वो मंत्री बनेगा। लेकिन मंत्री इसलिए बनेगा क्योंकि वो ओबीसी है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पॉलिटिक्स चल रहा है क्या? जाति के नाम पर राजनीति फिर से एक करवट ले रही है। अब मंत्री बना देंगे, प्रतिनिधित्व मिलेगा, प्रोफेसर नहीं बनोगे, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनोगे, सरकारी नौकरियों में आपको पद नहीं मिलेंगे, आपके दाखिले नहीं होंगे। पर संजीदा सब है पिछड़े को लेकर, तो पिछड़ा क्या पिछड़ा ही रहेगा। सवाल छोड़ जाता हूं आपके लिए आज। नमस्कार।